कोटा विद इन कोटा तो सबसे पहले लागू होना चाहिए, उसके बाद इस बिल पे बात होनी चाहिए। लेकिन एक तबका जिसका पहला पीढ़ी का लड़का, जिसके माँ बाप पढ़े नहीं थे, वो पहली बार विश्वविद्यालयों का मुंह देख रहा था या देखता, उसके भविष्य का विरोध कर रहे थे। पार्टी जो नारी वंदन की बात कर रही है, बेसिकली वो बहुजन नारियों की हत्या का प्रयास का षड्यंत्र रच रही है। आप कोई भी मसला ले लीजिए, सरकार पूरी तरह से एक्सपोज है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो कूटनीति हो, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे इनका विजन हो। हर बहुजन समाज तभी मजबूत होगा जब वो एडुकेशन में मजबूत होगा, जब वो संसाधनों में मजबूत होगा, और न्याय उनका इसी से इंश्योर होगा। ये इसलिए बुलाया गया है क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में 3 बार से इनको लगातार हरा रही हैं, और उनका किला जो है वो महिला वोटर्स के ऊपर आधारित है। 33% आरक्षण को लेकर उसमें एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, सीटों को सुनिश्चित करना चाहिए। इसको लेकर देश की राजधानी में आज सड़कों पर महिलाएं, पुरुष, तमाम लोग आज अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर हैं। उन्हीं से जानेंगे कि महिलाओं के कोटे में भी कोटे की ज़रूरत क्या पड़ गई, जबकि महिला तो एक समान होती है। सर, क्या कहेंगे? आप तो कॉलेज में पढ़ाते हैं, वहाँ पर अलग तरीके का डिस्क्रिमिनेशन चल ही रहा था, एक और नया मुद्दा आ गया कि कोटे में कोटा चाहिए। देखिए, कोटे में कोटा इसलिए चाहिए क्योंकि मायावती जी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी। उनके नाम को कुछ तबके के लोगों ने गाली बना दिया। गाली इसलिए बना दिया क्योंकि वो उससे उनकी जाति को जोड़ के और कहा करते थे। वो मैं यहाँ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वही अगर नाम हुआ होता माया शुक्ला, माया सिंह, माया मिश्रा, माया श्रीवास्तव, माया सक्सेना और कोई भी, तो उसमें क्या होता कि वो स्टिग्मा नहीं जुड़ा होता। आप पहले पता करिए। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं जिससे आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। एक किताब है, और किताब है जेंडरिंग कास्ट। किताब लिखने वाली हैं उमा चक्रवर्ती, अभी भी जीवित हैं। उनसे पूछिएगा, उनकी किताब को पढ़ा है मैंने, मैं उनसे मिला नहीं हूँ। जेएनयू में इतिहासकार थी, बहुत ही शानदार किताब है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ 7 अगस्त 1990 को, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जितने भी कॉलेज है उसमें ज्यादातर पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां तो 95% अपर कास्ट थी, क्योंकि ओबीसी लड़कियां आ ही नहीं सकती थी, उनके पास कोई संसाधन था ही नहीं। वो उन लड़कियों ने एक जुलूस निकाला मंडल कमीशन के विरोध में, और उन्होंने तख्तियों पर लिख रखा था, हमें बेरोजगार पति नहीं चाहिए। और याद रखिए, ये उमा चक्रवर्ती अपनी किताब में, किस किताब में, जेंडरिंग कास्ट में, ये क्लियर उल्लेख करती हैं कि उन लड़कियों ने नारा लगाया, मंडल कमीशन हो बर्बाद, मंडल कमीशन का विरोध किया, और उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन के लगने से हमारे लड़कों की नौकरी चली जाएगी और हमें बेरोजगार पति मिलेंगे। तो उनको अपने पतियों के रोजगार की चिंता थी, वो तो खुद रोजगार के लिए तैयार थी। लेकिन एक तबका जिसका पहला पीढ़ी का लड़का, जिसके माँ बाप पढ़े नहीं थे, वो पहली बार विश्वविद्यालयों का मुंह देख रहा था या देखता, उसके भविष्य का विरोध कर रहे थे ये लोग। ये ऐसे लोग हैं। कोटा विद इन कोटा तो सबसे पहले लागू होना चाहिए, उसके बाद इस बिल पे बात होनी चाहिए। अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो आप समझ लीजिए कि ये पार्टी जो नारी वंदन की बात कर रही है, बेसिकली वो बहुजन नारियों की हत्या का प्रयास का षड्यंत्र रच रही है। इस पे बहुजन लोगों की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? महिलाओं के रिजर्वेशन का क्या इम्पैक्ट बहुजन पुरुषों की राजनीति पर पड़ेगा? पुरुषों की राजनीति, देखिए, एक्चुअली कोई भी समाज में ना अकेले नहीं है। आप अगर परेशानी में, तो मैं भी रहूंगा, उसको मानूं चाहे ना मानूं। आप जब हिंदू मुसलमान का नैरेटिव फैलाते हो तो भारत कहाँ है आज? जिस समाज में पीस नहीं होगा वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो महिलाओं के साथ तो शोषण होता रहा, ये सच्चाई है। बीजेपी तो वो पार्टी है जिसका यहीं पे घर है सांसद का। महिला पहलवान जो भारत के लिए गोल्ड सिल्वर जीत के लाई, घसीटा गया यहीं पे, आप तो थी। तो ये सारी चीजें हैं। एक्चुअली जब तक ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं को न्याय सुनिश्चित नहीं होगा, ये सारी हिस्सेदारी मार ले जाएंगे 33% महिलाओं के नाम पे। आप पता करिए, एक्चुअली मेरिट किन 3 चीजों से बनती है? अपॉर्चुनिटी से, एम्बियंस से और इंटेलिजेंस से। जो खाएगा भरपेट वो इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि वो मानसिक स्वस्थ होगा, शारीरिक स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा। अब ये जो बहुजन समाज के ज्यादातर लोग हैं वो कुपोषित हैं। आप आंकड़े निकालिए ना, बिना जातिगत जनगणना किए आप क्यों ला रहे हो इस बिल को? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि कितने लोग 11 की जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर ये बिल है। गलत है ना। ये 2011 से 15 साल बीत चुके हैं। कितने नए बच्चे पैदा हो चुके हैं जो 15 साल के हो चुके हैं, जो उस समय 3 साल के थे वो 18 के वोटर हो चुके हैं। ऐसी स्थितियों में जब तक आंकड़े नहीं होगा और जब तक ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं का अधिकार सुनिश्चित नहीं होगा, इस बिल का कोई मतलब है? क्योंकि मार्जिनलाइज तो वही है। ये सबसे ज्यादा इंपावर उनको करेगा।
भारत में तो वैसे ही जितनी भी महिलाएं हैं वो ज्यादातर सवर्ण जातियों की महिलाएं हैं, 15% वो रिप्रेजेंटेड हैं। तो फिर ये बिल किसके लिए है? बिल जिसके लिए वो कांग्रेस मांग रही है, बिल जिसके लिए है विपक्ष मांग रहा है। ओबीसी SC ST महिलाओं को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इस बिल, ये बोगस बिल है, ये ऐसा बिल है जिससे पूरे देश का विनाश होगा, कोई प्रगति नहीं होगी। याद रखिए वो महिलाएं विश्वविद्यालय अभी भी नहीं पहुंच रही हैं, कितनी राजभर महिलाएं पहुंच रही हैं, बिंद महिलाएं पहुंच रही हैं, कितनी यादव लड़कियां हैं जो इनरोल हैं। यादव को एक डोमिनेंट कास्ट के रूप में प्रोजेक्ट करता है इनका गोदी मीडिया या फिर इनका जो बिका हुआ मीडिया है। कितनी महिलाएं जो पढ़ रही हैं वो उस जातियों की हैं, कुशवाहा ही कितनी है, कुर्मी ही कितनी है, आप पता करें मुसलमान कितनी है। तो जब है ही नहीं बेचारी तो कहाँ जाएंगी, कैसे नौकरी पालेंगी वो? एक मेरिट का भी एक बहुत नया ट्रेंड चला है जिसमें मेरिट होगा वही ना सर आ गया। मेरिट बोगस है, मैंने क्या बताया, मेरिट तो एक बोगस कॉन्सेप्ट है। मेरिट तो मैंने बताया ना कि आपको अभी मैं हार्वर्ड भेज दूं इस उम्र में भी और आप 5 साल ठीक से पढ़ लीजिए, आप बहुत बेहतर हो जाएंगी। आप कहाँ रहती हैं, एक 10 बाई 10 के घर में रहना और एक 10 बीघे के घर में रहना, ये दोनों अलग चीजें हैं। आप न्यूयॉर्क में रहिए और यहाँ नई दिल्ली के या यहाँ पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में रहिए, जो भारत में जहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। सोचिए ना, लैट्रिन जैसे रूम है यहाँ पे, और वहाँ जितने आपके फ्लैट होते हैं वहाँ उतने बड़े बड़े लैट्रिन होते हैं, उन्हें उतने बड़े बड़े वॉशरूम होते हैं। तो आप समझिए कि आप कितने रिसोर्सेज में जी रहे हैं। वैसे ही आपका मन भी संकुचित हो जाता है, आपका दायरा संकुचित हो जाता है, विजन संकुचित हो जाता है। देखिए रिसोर्स चाहिए, नदी नाला पहाड़ आसमान हवा, सब में सबकी भागीदारी है, कोई लेके थोड़ा पैदा हुआ था। तो ये महिलाएं कहाँ जाएंगी? उनके बिना ये बिल बेकार है, खराब है और बिना काम का है। तो ये कांग्रेस का एक अच्छा मतलब कदम है और इसका समर्थन भी किया जाना चाहिए और इसका स्वागत भी किया जाना चाहिए। क्या कहेंगे सर, एक यूजीसी बिल लेकर आती है, गाइडलाइन लाती है यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर ओबीसी को ऐड करने का केंद्र सरकार ये कहें स्टैंड लेती है और इधर ओबीसी की तो बात ही नहीं कर रही महिलाओं को। ये तो कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड वाली चीज़ों को कैसे क्लियर करे? बहुजन महिलाएं तो अभी भी कहीं ना कहीं खेत खलिहानों में मजदूरी करी, उन्हें तो पता भी नहीं है कि प्रदर्शन भी करना है, तो ये जागरूकता कैसे पैदा हो? वो तो अभी गेहूँ काट रही हैं। हाँ। वो गेहूं काट रही हैं और गेहूं को दाएंगी और उसके बाद वो तो अभी भी इस भारत की निर्णय की प्रक्रिया में शामिल ही नहीं है। उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 जिसका विरोध हो रहा है, पता नहीं क्यों विरोध हो रहा है, पता नहीं क्यों विरोध हो रहा है। आप पता करिए कि विश्वविद्यालयों में जिन तबके के जिन जातियों के लोग हैं पहले ही डोमिनेंट हैं, उनके लोगों के साथ अन्याय कैसे हो जाएगा? वो कह रहे हैं कि अन्याय हो सकता है इसलिए इसे लागू मत करो। तो ऐसी स्थिति में उसको तो पहले लागू करना चाहिए। सरकार हर जगह जगह एक्सपोज हो रही है और वही बात नहीं, आप कोई भी मसला ले लीजिए, सरकार पूरी तरह से एक्सपोज है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो कूटनीति हो, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे इनका विजन हो, हर जगह ये कहीं ना कहीं एक फेलियर के रूप में साबित हो। क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, आपका पेशे से पढ़ाने का काम है, बहुजन समाज की जो शैक्षिक स्थिति लगातार दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, उसमें कैसे बदलाव आएगा सर? क्योंकि कॉलेजों पर तो ताला लग रहा है, एनएफएस कर दिया जा रहा है, गाइडलाइन आ रही है, तमाम तरीके की चीज़ें हैं जिसमें लोग उलझते जा रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा है भागीदारी को लेकर वो मुद्दा भटक। बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है। देखिए लोगों को फंसाया जा रहा है झूठ मूठ के नैरेटिव पे। उनको कहा जाता है कि उनको बताया जाता है कि जो सरकारी कॉलेजेस हैं ना वो अच्छे नहीं हैं, उनके रिसोर्सेज को तोड़ दी गई, फंडिंग को तोड़ दी गई, प्राइवेट कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। भारत में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं 45,000 के आसपास कॉलेजेस हैं, जिसमें 33,000 के आसपास प्राइवेट कॉलेजेस हैं और उसमें से 90% के मालिक जो हैं भारत के अपर कास्ट लोग हैं। तो वो जानबूझ के तोड़ा जा रहा है ताकि ये पढ़ ना पाए। पढ़ेंगे नहीं तो मजदूर होंगे नोएडा में, 10,000 रुपए पे काम करेंगे, 300 रुपए पर डे पे काम करेंगे और हमेशा वो खतरे के लिए खुले रहेंगे। आप पता करिए ना, भारत में अभी भी 28 से 29 लड़के जो 12वीं पास करते हैं वो हायर एजुकेशन में जाते हैं। ऐसी स्थितियों में वो मजदूरी तो बनेंगे। सरकारी सिस्टम को तोड़ दीजिए, विश्वविद्यालयों को तोड़ दीजिए, कॉलेज को तोड़ दीजिए, हॉस्पिटल को तोड़ दीजिए, आप करा लेंगे इलाज? आप करा लेंगे किसी भी नर्सिंग होम में? वेदांता में करा लेंगे? वेदांता में करा लेंगे? नहीं कराएंगे आप, वहाँ अरब से आए हुए लोग कराएंगे। तो ऐसी स्थितियों में सब सिस्टम को तोड़ दो, आपको एक ऐसा वोटर बना दो जो आप कहीं कोई विकल्प ही ना बचे। डिलिमिटेशन क्या है? एक ऐसी पॉलिटिक्स है जिसमें उत्तर को इतना मजबूत कर दो कि दक्षिण की जरूरत न पड़े राज्यों की, क्योंकि वहाँ हम जीत नहीं सकते हैं। हम जीत नहीं सकते हैं तो शामिल ऐसा सब सेट कर दो कि ऐसा पॉलिटिकल नैरेटिव बन जाए कि हम मजबूत हो जाएं और हम जीतते हैं इधर से और उधर का कोई मतलब ही ना रह जाए। तो देखिए, अगर दक्षिण के लोग ज्यादा जाग गए तो ये भारत के फेडरलिज्म को भी खतरा है, भारत का जो संघीय चरित्र है देश के रूप में उसको भी खतरा है। तो इस बैलेंस को बनाना होगा और कहीं ना कहीं जो आपने बात कही कि बहुजन समाज तभी मजबूत होगा जब वो एजुकेशन में मजबूत होगा, जब वो संसाधनों में मजबूत होगा और न्याय उनका इसी से इंश्योर होगा।
जब महिलाओं को कोटा फिक्स कर देंगे, ओबीसी महिलाओं के लिए 15% सीटें, एससी के लिए 10%, एसटी के लिए 5% महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव, तो वो महिलाएं जो है बहुत बढ़िया से आएंगी यूनिवर्सिटीज़ में और देश के निर्माण में अपना योगदान करेंगी और देश उसी से आगे बढ़ेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक और आईटी सेक्टर के इंजीनियर्स और चिंतक जो है महिलाओं के रूप में निकलेंगे। क्या कहेंगे जो संसद के अंदर बैठे हैं, वही पॉलिसी मेकर हैं, उनको तो मुखर होकर चाहे वो किसी भी पार्टी के हो अपनी महिलाओं के लिए स्टैंड लेना चाहिए, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैसेज क्लियर है कि अगर वो समझ रहे हैं कि हम बिना बोले इस पे बच जाएंगे, चुप रह जाएंगे और लोग नहीं समझ रहे हैं, तो देश की जनता जो है वो समझ रही है और देश की जनता जानती है कि आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, कोई भी हो, वो किसी तबके का नेता हो, कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, आपको खुल के इस पे सामने आना चाहिए। जब ये बिल लाई गई थी कांग्रेस के द्वारा पास्ट में, तो जितने भी ओबीसी के बड़े नेता थे, मुलायम सिंह थे, शरद यादव थे, लालू जी थे, ये सभी ने चाहे वो रामविलास पासवान थे, सभी ने विरोध किया कि कोटा के विद इन कोटा होना चाहिए रिजर्वेशन, और इसके बिना ये रिजर्वेशन बेमानी है। तो देखिए किस तरीके से रिजर्वेशन का खेल जो है लगातार लोगों को भटकाने के लिए किया जा रहा है। सर, चुनाव सर पर है, ऐसे में 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, इतनी भी क्या जल्दी थी? ये बड़ा ही जरूरी सवाल है। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये इसलिए बुलाया गया है क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में 3 बार से इनको लगातार हरा रही हैं और उनका किला जो है वो महिला वोटर्स के ऊपर आधारित है। वो चूंकि जब वो सवर्ण महिला सीएम बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, तो बहुजन महिलाओं को कैसे बर्दाश्त? वो सवर्ण महिला ही नहीं है, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली महिला है और उनको सवर्ण महिला के खांचे में खाली स्थापित करना भी गलत होगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि देखिए वहाँ उन्होंने जो योजनाएं लाई हैं ना वीमेन एम्पावरमेंट की, मैंने अपनी आंखों से पश्चिम बंगाल में देखा है कि महिलाएं एम्पावर हो रही हैं और वो उनके साथ मजबूती से खड़ी हैं। ये उसके लिए भी नहीं है। ये 3 दिन का सेशन इसलिए लाया गया है कि जो इन्होंने 91 लाख वोट काटे हैं, अगर ये उसकी वजह से जीत जाते हैं, तो ये जो है जीतने के बाद ये जस्टिफाई करेंगे कि देखिए हम नारी वंदन का बिल ले आए, महिलाओं को इम्प्रेस किया और महिलाओं ने हमारे लिए वोट किया, हम जीत गए और यही हमारी जीत का कारण है। बिहार में भी यही खेल है। बिहार में 10,000 का खेल था, 10,000 बांटा, नीतीश कुमार से वसूल नहीं पा रहे थे तो अपने लड़के को आगे किया, वो वसूलेगा, कुछ अपने पास रखेगा और फिर लाके इनको देगा। आपको समझ में आया? खेल पूरा वसूली का है और बंगाल का खेल डिलिमिटेशन की एक सीरियस साजिश को ढकने का है और अपनी जीत जो इनको दिख रही है, हालांकि है नहीं, ये जीत नहीं रहे हैं, 5% वोट काटने के बावजूद भी जीत नहीं रहे हैं, उसको इन लोगों को कहीं ना कहीं ढकने का प्रयास है और उसको ये चाहते हैं कि इससे हम ढक लें और बताएं कि हम नारियों के साथ हैं, जबकि ये जो सरकार है सबसे बड़ी नारी विरोधी सरकार है। देखिए, डीयू के प्रोफेसर ने अपनी बात कही, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। 33% आरक्षण महिलाओं के लिए जो लाया जा रहा है वो सरकार का प्रोपेगेंडा है या वाकई में हिस्सेदारी का एक सुनहरा कदम? आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।